So today we are going to record this not a very interesting story. Journey to the end of the earth. ठीक है, ये हम लोग के स्नैपशॉट विस्तास की है ना, क्लास 12 विस्तास की स्टोरी है। जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस स्टोरी को हम लोग रिवर्स में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले मॉरल ऑफ द स्टोरी की। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो ये वाला जो पेज है आपका, ठीक है, पेज नंबर 21। ठीक है, इसके अंदर मॉरल मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने एक तो प्रोग्राम बना, इस ये वाला पैराग्राफ में पूरा स्टोरी का बेस है, मॉरल है, समरी है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम वन वाज वर्किंग विथ ऑन द सोकल स्काई। ठीक है, ये जो है ये एक शिप है। ठीक है, सोकल स्काई। ठीक है, इसका पूरा नाम है एकेडमिक सोकल स्काई। ठीक है, तो ये रशियन शिप है। aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। माने इसमें क्या हो रहा है कि एक आदमी है जो पहले सेलिब्रिटीज लोग को या जो अमीर लोग को ना अंटार्कटिका लेकर जाता था घुमाने के लिए। ठीक है, पर उससे ना कुछ खास उसको मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो अमीर लोग हैं या सेलिब्रिटीज हैं वो कुछ दुनिया को वापस नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो इसको मन किया कि क्यों ना स्कूल के बच्चों को लेकर जाए। ठीक है, तो स्कूल को बच्चों का अगर हम लोग तो जर्नी में लेके जाएंगे तो स्कूल के बच्चे आगे चलकर वो लोग भविष्य है, फ्यूचर है, तो वो लोग दुनिया के लिए और क्या नाम है हमारे एनवायरमेंट के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑफ द वर्ल्ड माने हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, माने हम उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देंगे। ठीक है, उनको लेके जाएंगे टूर पर, उनको दिखाएंगे क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है, विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ आवर प्लैनेट। ये बच्चे जो है ये हमारे बच्चे बच्चे जो है एनवायरमेंट को बचाने में हेल्प करेंगे। It's been in operation for 6 years now, headed by a Canadian Geoff Green। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनेडियन, एक तो कैनेडियन है, उनका नाम है जॉफ ग्रीन। ठीक है, वो पहले क्या करते थे, जो रिटायर जो सेलिब्रिटीज थे, ठीक है, ये जो पैसे वाले थे, क्यूरियोसिटी सीकर्स थे, who could only give back in limited way। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग माने आएंगे दुख जताएंगे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, इससे ये बोर हो गया, तो अभी इसने प्रोग्राम बनाया स्टूडेंट्स ऑन आइस, माने ये बच्चों को लेके जाएगा। ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन अ पॉलिसी मेकर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। माने जो बच्चे हैं तुम्हारी उम्र के, जो बच्चे आदित्य ना, तुमको अगर हम लेकर जाएं और दिखाएं एक्चुअल में क्या हो रहा है एनवायरमेंट के साथ में, तो तुम एनवायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम फ्यूचर हो, तुम लोग के जो जनरेशन के बच्चे हैं, अगर तुमको प्रैक्टिकली जाके दिखाया जाए कि एनवायरमेंट के संग कितना बुरा हो रहा है, तो तुम लोग कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग के संग एज है। अगर एक तो 50 साल का या 60 साल का आदमी पैसे वाला हो सकता है, ठीक है, अगर मैं उसको लेकर जा रहा हूं तो मैं उसको कैसे हेल्प करूंगा, समझ में आ रहा है? उसको तो हेल्प करना हम नहीं कर पाएंगे उसको हेल्प ना, यही वाली बात यहाँ पर हो रही है। समझ में आ रहा बात? तो ये क्या नाम है, ये हमारे उसकी वो है। एक सेकंड में देखूं जरा, एक बच्चा और आने का कोशिश कर रहा है। एक सेकंड में कोशिश करता हूं। चलो, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग अब हम लोग उसको पीछे से करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, यहाँ पर अब तुम लोग को समझ, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया? हाँ बेटा, यस सर। मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया। यस। चलो, तो अब ये बता रहा है कि किस प्रकार से अपनी जर्नी के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर रहा है। पूरा अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकल स्काई। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, अगर एमसीक्यू में आएगा तो शिप का नाम है, ये शिप है, ठीक है, जिसका नाम है रिसर्च शिप है ये, एकेडमिक सोकल स्काई, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका। My journey began 1309 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere। Obviously, अब हमारा जो इंडिया है वो क्या नाम है, इक्वेटर के ऊपर है, करीब 8 डिग्री ऊपर है। ठीक है, और 13 डिग्री ऊपर यस। से ये चालू किया, चेन्नई जो है वो इक्वेटर के 13 डिग्री ऊपर है, तो वहां से ये जा रहा है अंटार्कटिका। समझ में रहा है? ये जो स्टूडेंट है ये चेन्नई से जा रहा है अंटार्कटिका। ओके, इनका नाम है मिस्टर तिशानी दोषी, जो राइटर है। ठीक है, तो उनको जब मद्रास से जब वो इज आल्सो अंटार्कटिका जा फ्रॉम रहा है। इंडिया। हाँ, सर राइटर भी इंडिया के थे जो हाँ राइट, स्टूडेंट अपना जा एक्सपीरियंस रहे बता हैं रहा है वो। ना। हाँ ऑफ कोर्स ना, मद्रास में रहते हैं, बता दो ना, मद्रास में रहते हैं।
उनका नाम है तिशानी दोषी, ठीक है, ठीक है। तो Okay. उनको अब क्या क्रॉस करना है, 9 टाइम जोन्स, माने इतना ज्यादा दूर जा रहा है, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, जैसे कि इनको क्रॉस करना पड़ेगा, वहां से इंडियन ओशन क्रॉस करना पड़ेगा, फिर सदर्न ओशन तो है ही, ठीक है, एंटार्क्टिक ओशन, इसको क्रॉस करके वो नीचे जाएंगे। But the time I actually set a foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours. तो जब वो चेन्नई से पहुंचे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में, तो करीब 100 घंटे की जर्नी उनको करनी पड़ी, ठीक है, जिसके अंदर कार भी थी, एरोप्लेन भी था, शिप भी था। ऑब्वियसली कार से एयरपोर्ट गए होंगे, एरोप्लेन से कहीं गए होंगे, फिर शिप में जाना पड़ा। सो माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका's expensive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा जगह, ठीक है, हैविंग इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड नहीं, एक्सपेंसिव का मतलब होता है एक्सटेंसिव एरिया, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया। तो जब वो 100 घंटे की जर्नी करके गए और उन्होंने देखा, तो सबसे पहले उनको रिलीफ मिला कि वाह कितनी सुंदर जगह आ गया हूं। फॉलोड विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। प्रोफाउंड का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड इंसाइट, उनको बहुत अच्छा लगा वहां पे। वंडर एट इट्स इमेंसिटी। इमेंसिटी का मतलब कितना बड़ा है भाई अंटार्कटिका, और पूरा व्हाइट है, एकदम सफेद, ठीक है। इट्स आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेलापन। अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहां पर कोई ह्यूमंस नहीं रहते, रहना अलाउड भी नहीं है, ठीक है, आप जाके अंटार्कटिका में रह नहीं सकते, ठीक है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड have ever been a time when India and Antarctica were part of the same land mass। लेकिन अब ये सोच के बड़ा अजीब लगता है कि एक ऐसा वक्त था जब अंटार्कटिका जो था वो इंडिया का ही एक हिस्सा था। तुमको पता होगा ना, पहले हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है, थोड़ा सा मैं तुम लोग को बताने की कोशिश करूं। सर पहले एक सपोज कर लो, अगर ये हमारा अर्थ है, तो कॉन्टिनेंट सब एकदम एक संग गोल यहाँ पे था ना, इसको लोग पैंगिया बोलते थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये टूटना चालू हुआ, टूट के ये छितर बितर हो गया। तो एक टाइम था इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड के हिस्से थे, ठीक है। फिर अंटार्कटिका टूट के अलग चल गया, इंडिया टूट के अलग चला गया। इसमें कहने का मतलब ये भी है कि जब ये एक ही लैंड मास होगा, तो यहाँ पर जो जानवर होंगे या जो भी फ्लोरा और फौना होगा, वो तो सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन वो टूट के अलग चला गया, ठीक है, होगा। इसके अंदर कोई ना कोई रहता होगा, ये इस तरह से सेपरेट हो गया। और ये नीचे वाला जो एरिया है, ये चला गया, क्या नाम है अपना, एकदम नीचे आ गया, इस जगह पे आ गया करीब, ठीक है। और यहाँ पर आके पूरा बर्फीला हो गया। तो बहुत सारे जानवर जो होंगे वो मर गए होंगे इसी के अंदर में, है ना। लेकिन उनको वो आइस के अंदर कवर भी हो चुके हैं, वो आइस के अंदर दफन हो चुके हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे थोड़ा पार्ट ऑफ हिस्ट्री बता रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैंने कोशिश की तुम लोगों को समझाने के लिए, इसमें ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पूरा 650 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 1 मिलियन 10 साल का होता है, ठीक है। 650 मिलियन अगो अ जायंट अमेलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, जिसको हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं, डिड इंडीड एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गोंडवाना का डेफिनेशन मैं तुमको दे दिया है, इट इज बेसिकली a hypothetical landmass in southern hemisphere that separates towards the end of Paleozoic era, the remnants of which make up South America, Africa, Arabia, Indian subcontinent, Australia and Antarctica। तो हम लोग का पहले एक तो गोंडवाना लैंड था, तुमको पता है राजस्थान में, माने एमपी में एक एक तो सरनेम आज भी इंडिया में है जिनका नाम है गोंड, ठीक है, आज भी टाइटल है इंडिया में गोंड। गोंड एक ट्राइब थी, तो पहले वो लोग का लैंड था, इसीलिए उसको गोंडवाना लैंड आज भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। Things were quite different then, humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer। पहले जब ये एक था, जब हम लोग का पूरा पूरा कॉन्टिनेंट एक लैंड मास था, तब थोड़ा सा कॉन्टिनेंट थोड़ा गर्म था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना था। फ्लोरा एंड फौना जानता है ना, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फौना मतलब यस सर। एनिमल स्पीसीज। फॉर 500 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना थ्राइव। करीब 500 मिलियन ईयर, माने 650 से बात कर रहा है, 500 मिलियन ईयर में गोंडवाना खूब तरक्की कर रहा था, बहुत फल रहा था, फूल रहा था। But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the land mass were forced to separate into countries। फिर जैसे डायनासोर्स चले गए यहाँ से, फिर आस्ते आस्ते ये जो लैंड है ये टूट के अलग होने लगा, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो टुडे। और आज जो हम लोग को अर्थ मालूम है, वो टूटा हुआ अर्थ है, जिगसॉ पजल की तरह हमारा अर्थ टुकड़े टुकड़े में टूट गया, ठीक है। और हम लोग ने इतने सारे कॉन्टिनेंट बना दिए। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अब एंटार्क्टिका का जाने का मतलब क्या हुआ, हम लोग हिस्ट्री को विजिट कर रहे हैं। एक जमाने में एंटार्क्टिका एक माने एक एक था, अब अलग हो गया, तो हम लोग वापस से हिस्ट्री को विजिट कर रहे हैं। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। माना ये एंटार्क्टिका हम लोग को बताता है हम लोग एग्जैक्टली कहां से आए हैं। एक बात समझना आदित्य, इसमें लोग का बोलने का मतलब ये है, एंटार्क्टिका की जो जमीन है ना, मान लो उसमें जानवर रहते थे, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स भी रहते थे, फिर वो टूट के अलग हो गए, तो उनके ऊपर जब वो मरे होंगे, उनके ऊपर बर्फ 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 गिरा होगा ना,
तो वो बर्फ से क्या होता है ना, वो चीज प्रिजर्व हो जाती है ना। तुमको पता है ना, हम लोग कोई भी डेड बॉडी को अगर बचा के रखना है Yes, तो sir. बर्फ उसको बचा के रखेगी। तो ऐसा साइंटिस्ट लोग का मानना है कि अंटार्कटिका के अंदर आज भी बहुत सारे प्लांट स्पीसी या एनिमल स्पीसी ऐसे होंगे जो कि उनकी जो डेड बॉडीज है वो हमारे काम आ सकती हैं, और वो हमको बता सकती है कि उस जमाने में किस तरह के जानवर थे। हो सकता है हम लोग को बड़े बड़े डायनासोर्स मिल जाए, मिलते भी हैं वहां पर, ठीक है। हम लोग को ऐसे ऐसे जानवर मिल जाए जो हम लोग को पता ही नहीं कि इस दुनिया में रहते थे। तो जो एंटार्क्टिका है ना, वो एक तरह से बरियल ग्राउंड है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारी हिस्ट्री है जो हम लोग को नहीं पता। तो अगर कोई भी उधर एंटार्क्टिका जाता है तो इसका मतलब वो हिस्ट्री को विजिट करता है, ठीक है। It is to understand the significance of the Cordilleran folds and the Precambrian granite seals. अब ये सब वर्ड्स हो सकता है थोड़ा सा इसी के लिए चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने तुम लोग के लिए सारा बता दिया। कॉर्डिलेरियन जो है ना, एक्चुअली सिस्टम ऑफ माउंटेन रीजन्स है, ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ मोर और लेस पैरेलल चेन्स कॉर्डिलेरन। जैसे हमारे इंडिया में भी है, ठीक है, हमारे इंडिया में शिवालिक, अपर हिमालयस, लोअर हिमालयस, मिडिल हिमालयस। तो कॉर्डिलेरन का मतलब होता है जब तीन चार माउंटेन रेंज पैरेलल एक संग चलती है, ठीक है। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन का मतलब हो गया बहुत पुराना, अर्लीस्ट पार्ट ऑफ अर्थ हिस्ट्री, ठीक है। ग्रेनाइट से ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। When you think about all that can happen in a million years, it can pretty mind boggling। बोला एक कितने मिलियन साल में क्या से क्या हो गया, ठीक है। माने पहले दुनिया एक थी, अब दुनिया टूट के अलग हो गई। बड़ा इमेजिन करिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस। तुमको पता है ना, आज ये जो इंडिया है ना, इंडिया पहले सपोज करो यहाँ पर एक हिस्सा था, और इंडिया का एक टुकड़ा जो है वो आस्ते आस्ते इस तरफ बढ़ना चालू हुआ, ठीक है, पता ना। ये एक टुकड़ा यहाँ से ऐसे टूट के इधर Yes, बढ़ना sir, sir. चालू हुआ, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते ये इंडिया आके यहाँ पर पूरा जाके टकरा गया, ठीक है। टकराने से क्या हुआ, ये इंडिया बना और यहाँ पर पूरे माउंटेन रेंज बन गए यहाँ पर ना। और आज भी ये जो इंडिया का सब पेनिनसुलर एरिया है, ये इसको हिट करता है इस चीज को, और इसी के लिए अर्थक्वेक Yes, आता है। इसी के लिए जो हमारा हिमालयन रीजन है वो अर्थक्वेक का बहुत ही प्रोन है, क्योंकि ये धक्का मार रहा है, ये sir. अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स कर्व। बोला इंडिया कोशिश कर रहा है नॉर्थ इंडिया में घुसने का, नॉर्थवर्ड ऊपर जाने का, ठीक है, और उसको क्रश कर रहा है जिससे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट हो गया ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अ ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, ठीक है। तो ड्रेक पैसेज एक तो बॉडी है बिटवीन साउथ अमेरिका, केप हॉर्न, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है, and the South Shetland Islands of Antarctica. It connects the southern western part of Atlantic Ocean with the southern eastern part of the Pacific Ocean, ठीक है। ये सारा कुछ जो नोट है ना, ये जो है ये मैं अभी, हम लोग का पता है ना बैकबेंचर्स एकेडमी का ऐप है, मैं उसके ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। वो पीडीएफ तुमको, ये पीडीएफ वहां पे बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। इसको तुम अभी के अभी पढ़ लेना पूरा, ये सारा मैंने यहाँ पे नोट्स वोट सब लिख दिया है, तो ये तुम लोग के बहुत काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। बोल रहा है हम जैसे आदमी जो चेन्नई में रहते हैं, ठीक है, जिनको डेली सूरज के दर्शन होते हैं, माने हम लोग गर्म एरिया से आए ना, जो लोग इक्वेटर से आते हैं वो गर्म एरिया से आते हैं, सूरज हमेशा प्रकट रहते हैं। यहाँ पर ये लोग ऐसी जगह पे आ गए जहाँ सूरज निकलता ही नहीं है 6-6 महीना के लिए। तो एक आदमी जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने का आदत है, अब -30 डिग्री में आ रहा है तो उसके लिए काफी ठंडा प्रोस्पेक्ट है ना, उसको तो ठंड लगेगा, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक पर्पस बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। और सोच सोच भी नहीं है वैसे, हमने कभी बर्फ देखा ही नहीं। जो कोई कश्मीर का लड़का अगर अंटार्कटिका का जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई चेन्नई का लड़का जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। कश्मीर वालों को तो आदत है बर्फ देखने के लिए, ये बेचारा आज तक कभी बर्फ ही नहीं। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ यानी ह्यूमन मार्कर्स। और वो ऐसा लगता है ना, हम लोग किसी टेबल टेनिस की बॉल देखी है, व्हाइट रंग की टेबल टेनिस की बॉल होती है ना, एकदम व्हाइट। तो उसको लग रहा है, हम लोग ऐसा लग रहा है किसी टेबल टेनिस की बॉल के ऊपर चढ़ गए और वहां पर और कुछ है ही नहीं, माने कोई ह्यूमन का साइन ही नहीं है। नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड, नो बिल्डिंग, ना कोई पेड़ है, ना कोई साइन लिखा हुआ है कि आदित्य दुबे की डिस्पेंसरी में जाइए इलाज कराइए, ऐसा सबसे बेस्ट इलाज वही होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ना वहां पर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कुछ नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। बोलो यहाँ आके ना अर्थ जैसा कुछ है ही नहीं, ना टाइम का पता चलता है, ना पता लगता है हम दुनिया में। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। यहाँ पर तुमको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा माने जानवर या दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ तुमको मिजेस एंड माइट्स दिखेंगे। मिजेस का मतलब, मिजेस एक तरह के ना वो होते हैं इंसेक्ट, उड़ने वाले, ये काट लेते हैं, बहुत गंदा काटते हैं। और माइट्स जो होता है वो भी स्पाइडर जैसे छोटे छोटे क्या नाम है क्रीचर होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। और यहाँ पे ब्लू व्हेल भी मिल जाएगा जो ह्यूज होते हैं।
आइसबर्ग्स मिल जाएंगे, माने आइसबर्ग तो जानते हैं ना, स्नो का पहाड़, इतने बड़े बड़े आइसबर्ग है कि पूरी कंट्री के साइज के, बेल्जियम के साइज का एक आइसबर्ग है, जितनी बड़ी कंट्री है बेल्जियम उतना बड़ा एक आइसबर्ग है, ठीक है। डेज गोज ऑन एंड ऑन इन अ सरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, ठीक है। सरियल का मतलब हो गया वेरी स्ट्रेंज, ठीक है, और ऑस्ट्रल का मतलब हो गया सदर्न, तो यहाँ पर सदर्न समर लाइट है। एंड यूबिक्यूटस साइलेंस, यूबिक्यूटस का मतलब होता है लोकलाइज, ठीक है, यहाँ पर हमेशा शांत रहता है। इंटरप्टेड ओनली बाय ऑकेजनल एवलांच ऑफ calving आइस शीट कॉन्सिक्रेट्स दिस प्लेस। तो यहाँ पर इतनी शांति है क्योंकि कोई है ही नहीं, लेकिन कभी कभी तुमको किसकी आवाज आएगी, बर्फ टूटने की आवाज आएगी, कोई बर्फ गिरने की आवाज आएगी, ठीक है, या कोई नया बर्फ के बनने की आवाज आएगी। तो उसके लिए ये प्लेस जो होता है बहुत होली हो जाता है, कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है होली जगह बन जाती है, ठीक है। इट इज एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। पूरा ये एक ऐसी जगह है जहां पर बैठ के आप पता लगा सकते हैं कि अर्थ का आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन प्रोग्नोसिस तो तुमको पता ही होगा आदित्य दुबे, क्या मतलब होता है प्रोग्नोसिस का? तुम्हारे पापा डॉक्टर है। प्रोग्नोसिस क्या होता है? जब डॉक्टर लोग किसी पेशेंट का वो करते हैं, प्रोग्नोसिस माने इलाज करते हैं और बताते हैं कि इसका क्या माने क्या बीमारियां हैं, ठीक है। तो पूरा यहाँ बैठ के अगर आप अर्थ का प्रोग्नोसिस करेंगे तो अर्थ की जो मेडिकल रिपोर्ट है ना वो बहुत खराब आएगी, कि हमारा आने वाला टाइम बहुत खराब है। ह्यूमन इंपैक्ट, ह्यूमंस ने आके क्या कर दिया? ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पॉल्ट्री 1200 हजार साल, माने हम लोग अभी 12,000 ईयर्स पहले ही आए हैं, जबकि ये हिस्ट्री है 600 मिलियन ईयर्स पहले की हिस्ट्री चल रही है, और हम आए हैं 12,000 साल पहले। बेरली अ फ्यू सेकंड ऑन अ जियोलॉजिकल क्लॉक, अगर हम टोटल इसको रिलेटिवली देखेंगे तो हम लोग बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, लेकिन इस कम टाइम में आके हमने अर्थ की बैंड बजा दी है, ठीक है। In the short amount of time we have managed to create quite a ruckus। इस छोटे टाइम में हमने यहाँ पर एक बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आर विलेजेस टाउन सिटीज मेगा सिटीज, और हमने नेचर को ऊपर डोमिनेट कर लिया, हमने नेचर को काट के शहर बना लिए है, मेगा सिटी बना ली है, जंगल उड़ा दिया हमने, पूरे नेचर की हमने ऐसी तैसी कर दी, ठीक है। द रैपिड इंक्रीज रकस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज, हाँ बोलो आदित्य। सर रकस की मीनिंग क्या है? रकस का मीनिंग होता है बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया हमने, हल्ला गुल्ला, ठीक है, नॉइजी, अ नॉइजी कंफ्यूज सिचुएशन, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नॉइजी कंफ्यूज सिचुएशन हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited scope। इतनी तेजी से ह्यूमन बढ़ रहे हैं ना, ह्यूमंस इतनी तेजी से उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम लोग बाकी सारी जानवर के लिए हमने जगह छोड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। और हम लोग यहाँ पर आके इतना फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, इतना पेड़ जला रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जा रहा है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ जा रही है हमारे प्लानिट में। और गर्मी पड़ने से क्या होगा, गर्मी पड़ने से बर्फ मेल्ट हो जाएगी, बर्फ मेल्ट होने से पूरा हमारा ये अर्थ एक दिन हो सकता है पानी के अंदर ही सिंक हो जाए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अ टाइम। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस मेल्ट एंटायरली, ठीक है। अब सबसे बड़ा अगर कोई यहाँ पर हम लोग का आज के डेट में डिबेट है तो वो ये है कि क्लाइमेट चेंज से क्या एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल जाएगी, ठीक है। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्ट्रक्टेड, विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। और ये बहुत ही रियलिस्टिक है, ठीक है। कल मैं देख रहा था साउथ कोरिया में एक आर्टिस्ट ने ड्राइंग बनाई थी जिसमें लिखा था आने वाले 200 साल में पूरा पूरा वर्ल्ड डूब जाएगा, ठीक है, अमेरिका भी डूब जाएगा, सब डूब जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, और जितना स्पीड से तुम लोग देखा रहेगा कि जो गंगा है ना, गंगोत्री से चलती थी वो आजकल बहुत पीछे चली गई है ना, कितना सारा आइस मेल्ट हो गया गंगा का, है कि नहीं। अभी एंटार्क्टिका जो है यहाँ पे 90% आइस है, अगर ये आइस मेल्ट हो गया ना तो सी का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग सब खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज के डेट में सबसे ज्यादा हॉट डिबेट है, ठीक है। Maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it is the only place in the world which has remained sustained a human population and therefore remains relatively pristine। Pristine का मतलब होता है fresh, ठीक है। तो एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह, तुमको पता है ना एंटार्क्टिका में क्या है, आपको रहना अलाउड नहीं है, किसी भी कंट्री के लोग एंटार्क्टिका में जाके रह नहीं सकते, लेकिन वहां पर हर कंट्री के लोग आके रिसर्च कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने बचा के रखा हुआ है कि यहाँ कोई आदमी नहीं जाएगा। हाँ, आप अपने रिसर्चर्स जो है वो वहां जाके रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन कोई भी परमानेंट वहां पर हम किसी को भी सेटल होने नहीं देंगे। ये एक ग्लोबल ट्रीटी है, पूरा दुनिया इस बात को मानता है, ठीक है। बट मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस करोस 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर बहुत पुराना कार्बन रिकॉर्ड है, माने पहले ये एक तो गर्म जगह थी, ठीक है, फिर टूट के ये अलग आई,
तो इसके अंदर फ्लोरा फौना होगा, वो आज भी उनकी जो डेड बॉडीज है वो आज भी अंटार्कटिका के अंदर में दफन है, वो आज भी बरेड है। तो अगर हम वहां पर जाएंगे तो हम लोग को बहुत सारे कार्बन रिकॉर्ड्स मिलेंगे और हमको पता लगेगा कि हमारे अर्थ में क्या था। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is a place to go. Antarctica को दो रीजन के लिए बचाना बहुत जरूरी है। नंबर वन रीजन जैसे मैंने तुमको बताया कि अगर आइस मेल्ट हो गई तो हम लोग के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरा, वहां पर हम लोग के पास बहुत सारा ह्यूमन सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो ये दोनों के चक्कर में हम लोग को एंटार्क्टिका को बचाना बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग इस लेसन के स्टार्टिंग में बोला था मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है इस पैराग्राफ में है। ये पूरी स्टोरी का जो मॉरल है वो यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये तो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, I was working with on the so-called sky aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world। ये जो माने यहाँ पर एक तो प्रोग्राम आया है कि जो क्लास 12 के बच्चे हैं, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनको एंटार्क्टिका ले जाया जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ही फ्यूचर है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और वो लोग ही हैं जो आने वाले साल में पॉलिटिशियन बनेंगे और देश के लिए कुछ कर सकेंगे। पहले ये जो भाई साहब थे, कैनेडियन भाई साहब जॉफ ग्रीन, वो पहले क्या करते थे, वो एक तो टूर लेकर जाते थे जिसके अंदर सेलिब्रिटीज होते थे, जिनका पैसे होते थे, पैसे कमाने का टूर था ये। ठीक है, और जो पुराने रिटायर रिच है, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो एमपीज एमएलए और जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनको लेके जाया जाता था लाइक टूरिज्म। ठीक है, लेकिन उनको फिर बाद में लगा कि यार ये फालतू एक्टिविटी है, क्या टूरिज्म करना, तो अब ये बच्चों को लेकर जाते हैं। तो ये अब एनवायरमेंट के बारे में सोचना इन्होंने चालू कर दिया। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि बच्चे अगर एंटार्क्टिका जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि किस तरह से एंटार्क्टिका को बचाना है। ठीक है, the reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। ठीक है, मैंने ऐसा बोल रहा है, ये रीजन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप अपनी आंखों से अंटार्कटिका जाओगे ना, और वहां पे जिस स्पीड से आप देखोगे कि बर्फ मेल्ट हो रहा है और ग्लेशियर गिर रहा है, आपको डर लग जाएगा। ठीक है, आपको ये डर लगने लगेगा कि यार ये एक्चुअली हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। It is easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of the global warming is very real। पूरा घर में बैठ के बात करना तो बहुत आसान है, अरे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अरे गर्मी बढ़ रहा है, अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब आप अंटार्कटिका जाओगे और वहां पर आपके आंखों के सामने आप देखोगे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कैसे बर्फ टूट टूट के गिर रहे हैं, आपका दिल दहल जाएगा, आपको डर लगने लगेगा, लिटरल सेंस में आपको डर लगने लगेगा। और पहला काम आप ये करोगे कि नहीं भाई, सब काम छोड़ो, अर्थ को बचाओ, नहीं तो अर्थ नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको अंटार्कटिका लेके जाने का मेन रीजन ही ये है कि वो आपको लाइव दिखाना चाहते हैं कि अर्थ के संग क्या हो रहा है। ठीक है, now Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is a perfect place to study how little changes in the environment can take big repercussions। ठीक है, बोल रहा है अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर सारा असर डायरेक्टली दिखता है, जो भी पूरी दुनिया में हो रहा है उसका इफेक्ट क्या नाम है, अंटार्कटिका में आएगा। ठीक है, एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात की गई है, वो बात कही गई है फाइटोप्लैंक्टन के बारे में। ठीक है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये एक तरह के एल्गी है। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाता है और बहुत सारे समुद्र के जानवर इसको खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन माने खाना है ओशन मरीन एनिमल्स के लिए। ठीक है, अगर फाइटोप्लैंक्टन मर गया तो बहुत सारे ओशन के जानवर इसके संग खत्म हो जाएंगे, और फाइटोप्लैंक्टन की जान पे खतरा बना हुआ है बिकॉज ऑफ दी कार्बन के कारण। ठीक है, अभी उसको फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाता है तो ओशन के बहुत सारे जानवर जो है वो खत्म हो जाते हैं। समझ में आ गया? Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compound in that wondrous and most important of process called photosynthesis। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है वही खाना है सी मरीन ऑर्गेनिज्म का। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। तो बोल रहा है साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि और अगर ओजोन लेयर थोड़ा सा और ओजोन लेयर पर डिप्लीशन हुआ तो फाइटोप्लैंक्टन जो है ये बचेगा नहीं, which in turn will affect the lives of all marine animals and birds of the region। और इसके कारण क्या होगा, उस रीजन के जितने भी जानवर हैं, बर्ड्स हैं, उनकी जिंदगी पे बनाएगी। एंड द ग्लोबल साइबर कार्बन साइकिल। In the parable of phytoplankton, there is a great metaphor for existence। यहाँ parable का मतलब जानता क्या होता है? Parable का मतलब होता है एक शॉर्ट स्टोरी जो कहानी सुनाता है। तो जो हम फाइटोप्लैंक्टन की कहानी सुना रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कहानी है बाकी सब लोग के जिंदा रहने के लिए। ठीक है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स दैट फॉल इनटू प्लेस। ठीक है,
अब हम बात करेंगे इसका, ये लास्ट पार्ट है, वॉक ऑन द ओशन। ये जो हमारे क्या नाम है, तिशानी दोषी है, इनको असल में अपॉर्चुनिटी मिला कि ये माने ओशन के ऊपर वॉक करेंगे। ओशन के ऊपर तो मालूम ना, ओशन के ऊपर बहुत 1-1 फुट बर्फ जम जाता है, ठीक है। अब ओशन के ऊपर चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना, एक एक्सपीरियंस है कि हम समुद्र के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। माय एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनीज का मतलब होता है कि डिवाइन फीलिंग, ठीक है। जब मैं अंटार्कटिका गया तो मेरे को बहुत सारा डिवाइन, बहुत सारा ऐसा इतना अच्छा ब्लेसिंग या ब्लिसफुल एक्सपीरियंस वहां पर हुआ। लेकिन सबसे अच्छा कब हुआ? बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 degrees south. The Sokal sky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and the Tadpole Island. माने इनकी जो जहाज था सोकल स्काई, वो ऐसे तुमको पता है ना, जहाज का जो आगे वाला हिस्सा होता है थोड़ा प्रोट्रैक्टिंग होता है, इस तरह का होता है ना शिप, ठीक है। तो इसका जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था वो बर्फ के अंदर फंस गया, ठीक है। वो एक बर्फ के अंदर जाके फंस गया। अब ये लोग इसके अंदर आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इन लोग को अब यहाँ से उतर के इसको थोड़ा सा लाइट करना था और पीछे जाना था, इसको टान के पीछे निकालना पड़ेगा। तो सब लोग को बोला गया आप लोग उतरिए और उतर के थोड़ा बर्फ पे आप लोग चलिए, समझ में आ रहा है बात को? तो इन लोग को मौका मिल यस। गया। The Sokal sky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. बोलो और आगे नहीं जा सकते। The captain decided we are going to turn around and head back north. हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा। But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. तो इनको बोला गया आप गैंग प्लैंक, एक ऐसा माने एक तरह का प्लैंक होता है जिससे आप उस पर उतर सकते हो, नीचे शिप से उतरने का प्लैंक। प्लैंक जानते हो ना, माने इस तरह का, जैसे अगर हमको सीढ़ी मतलब चढ़नी है तो इस तरह का प्लैंक लगा देते ना, जनरली तुम देखिएगा व्हील चेयर के लिए लगा देते ना, जो बेचारे चल नहीं पाते तो व्हील चेयर चलाने के लिए प्लैंक होता है ना, ऐसे ही। तो ऐसे ही शिप से उतरने के लिए प्लैंक होता है जिससे आप नीचे उतर जाओगे, ठीक है। तो उतर के हम लोग को चलने बोला ओशन एंड वॉक ऑन द ओशन। सो देयर वर ऑल 52 ऑफ अस, हम लोग 52 जन थे जो वहां पे स्टडी करने गए थे। हम लोग सबको नीचे उतारा गया। गोटेक्स, गोटेक्स एक तरह का हमारा कपड़ा है, ठीक है। इट्स लाइक माने गर्म कपड़ा जो हम लोग रखता है, एंड ग्लेयर मतलब चश्मा, वो सब लगा के हम लोग नीचे उतरे। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क व्हाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉरएवर। और नीचे हम लोग देखिए पूरा सफेद ही सफेद है, पूरा भरा पड़ा है। अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैर के नीचे 1 मीटर मोटा आइस का पूरा एक बर्फ का एक सिल्ला जैसा बना हुआ था। और अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर तक पानी ही पानी था। इन द पेरीफेरी, वहीं पे उस पानी के साइड में हमने देखा क्रैब ईटर सील्स स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ। माने सील जो है वो बर्फ के ऊपर, तुम लाइव देख रहा है, वहां पे जानवर है, सील है, सील आराम से बर्फ के ऊपर बैठा हुआ है, अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है, धूप खा रहा है, ठीक है। ऑन द आइस फ्लोज, फ्लोज का मतलब होता है बड़ी शीट ऑफ फ्लोटिंग आइस, ठीक है। फ्लोटिंग आइस के ऊपर हम लोग ने देखा सील बैठी हुई है। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ बैनियन ट्री, जैसे हमारे यहाँ जो डॉग्स है ना, अगर तुम हमारे देश में जाओगे तो तुमको कुत्ते मिल जाएंगे कहीं भी घूमे हुए पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वैसे ही वहां पर सील बैठा हुआ था। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवल्यूशन, एवरीथिंग डस इंडीड कनेक्ट। और ये हम लोग के लिए बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था कि हम लोग लाइव देख रहे हैं, बर्फ पे चल रहे हैं, हमारे सामने वहां के जानवर हैं, ठीक है। अब ये कंक्लूडिंग पार्ट है, आखिरी पैराग्राफ। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर लेटर। बोला हम लोग 9 टाइम जोन को क्रॉस किए, 6 चेक पोस्ट को क्रॉस किए, 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस किए, बहुत सारे इकोस्फीयर को क्रॉस किए। I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. हम आज भी सोच रहे थे किस तरह से हमारा प्लैनेट एक जगह गर्म, एक जगह ठंडा, एक जगह एकदम 40 डिग्री, एक जगह -40 डिग्री। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it? बोला क्या अंटार्कटिका फिर से गर्म होगा? क्या अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाएगी? क्या अंटार्कटिका वापस से आके गोंडवाना लैंड में मिलेगा? क्या हम जिंदा रहेंगे देखने के लिए? नहीं, हम लोग तब तक चले जाएंगे। We would be have gone the way of dinosaurs, mammoths and woolly rhinos. बोला जिस प्रकार से डायनासोर्स मर गए, मैमोथ जो एक बड़ा हाथी था वो मर गया, एक तो वुली राइनोस थे वो मर गए, ठीक है, वैसे हम भी यहाँ से खत्म हो जाएंगे। Who is to stay? कौन बचेगा? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, again moral of the story हो रहा है, मैं 2 हफ्ते उन सब लोगों के संग रहा जो इस एनवायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे तुम लोग के उम्र के बच्चे, ठीक है, आदित्य की उम्र के बच्चे और जारा की उम्र के बच्चे, ठीक है। ऑल आई कैन से इज दैट लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। मतलब सालों में बहुत कुछ हो सकता है, पर हर दिन काउंट करता है, एक एक दिन काउंट करता है, ठीक है। हम लोग को ये एक्चुअली इस स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि आज से भी अगर हम अपने एनवायरमेंट को बचाना चालू करें, आज से, इस दिन से, इस सेकंड से, इस आवर से, इस मिनट से, अगर हम अपने प्लैनेट को बचाना चालू करें
तो हम इस प्लैनेट में काफी चेंजेस ला सकते हैं। समझ में आ गया बात को? तो यही पूरा स्टोरी है। स्टोरी का मॉरल बहुत इजी है। मॉरल ये है कि यंग बच्चे किस तरह से अपना जिम्मेदारी समझे। यंग बच्चे जो तुम लोग की उम्र के बच्चे हैं, अगर उनको ये बताया जाए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम एंटार्क्टिका को लाइव देखो ना, जाके देखो ना लाइव, माने तुम देखना कभी, तुम लोग अगर मौका मिले तो यूट्यूब खोलना और उसमें दिखाना, देखना एंटार्क्टिका में, कि तुम देखिएगा कैसे धकाधक बर्फ मेल्ट हो रही है, गिर रही है, ठीक है, और उसको देख के डर लगने लगेगा कि भाई इतने स्पीड से अगर ये गिर रही है बर्फ, तो ये तो पूरी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा बात को? और अगर ये सारी बर्फ जो 90% पूरी दुनिया की बर्फ वहीं पर है, पूरी अगर मेल्ट हो गई, तो बर्फ क्या बनेगा? पानी बनेगा। और पानी से क्या होगा? हम लोग का सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और सी लेवल इंक्रीज होने से बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो डूब जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो थ्रेट है ये रियल है, और हम लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। समझ में आ गया? सो दिस इज द स्टोरी। कोई प्रॉब्लम आ देते कुछ कहीं पे बताओ, मैं समझाऊं तुम लोग फटाफट। नहीं सर। तो इसके क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे इसके अंदर क्वेश्चन आंसर एक तो खाली यही दो क्वेश्चन इसके आंसर है, दो क्वेश्चन आंसर आएंगे। नंबर वन कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ठीक है, इसका क्या स्टोरी का मॉरल है, तो मैं तुमको बता दिया कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर बच्चा को, जो 11-12 के बच्चे हैं, उनको एक बार अंटार्कटिका जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको अपनी आंखों से होते हुए, मैनिफेस्ट होते हुए नहीं देखोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। घर में बैठ के बात करने से कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख ही लें, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे, वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। हम लोग को पता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक टाइम पे अंटार्कटिका गर्म था, ठीक है, वहां पे फ्लावर था, फौना था, ठीक है, वहां पे स्पीसीज थे एनिमल्स के, तो वो आस्ते आस्ते ड्रिफ्ट होके चला गया नीचे, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ पे चला गया, और पूरा बर्फ बन गया। तो आज भी बहुत सारे जानवरों की डेड बॉडी वहां पर होंगी, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारा कार्बन इम्प्रिंट्स होगा। तो अगर हम लोग वहां पर जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इस दुनिया में किस तरह के जानवर थे, क्योंकि उनका स्केलेटन अभी भी वहां पर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द जॉब्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट। ये तो मैं तुमको बताया, हाई स्कूल के स्टूडेंट तुम लोग को क्यों बताया जा रहा है इसके बारे में, क्योंकि तुम लोग ही कुछ कर सकते हो, तुम लोग आने वाला जनरेशन है। तुम लोग अगर सामने अपने आंखों के सामने कुछ होते हुए देखोगे, तो तुम लोग उसको बहुत बेटर टैकल कर सकोगे। जो 55-60 साल के होंगे उनका तो टाइम अप हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकते, खाली पैसा दे सकते हैं, पर तुम लोग एक्चुअली एफर्ट लगा सकते हो, ठीक है। What I take care of the small thing and the big things will take care of themselves. What is the relevance of the statement? सही बात है, छोटी सी चीज है वो। फोटो प्लैंकटन का जो एग्जांपल यहाँ पे दिया था, फोटो प्लैंकटन जो है, जो खाना है मरीन एनिमल्स के लिए, अगर हम लोग फोटो प्लैंकटन को बचा सके, अगर हम लोग क्या नाम है, ये ओजोन लेयर को अगर हम लोग थोड़ा सा बचा सके, तो फोटो प्लैंकटन बच जाएगा। फोटो प्लैंकटन बच जाएगा तो बहुत सारे जानवरों की जान बच जाएगी। तो छोटी छोटी चीज करेंगे तो बड़ा बड़ा इफेक्ट ऑब्वियसली हम लोग के पास आएगा, ठीक है। Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? ठीक है, अंटार्कटिका जाने के लिए जगह क्यों है? क्योंकि वहां पे हम लोग का बहुत कार्बन इम्प्रिंट है, ठीक है, वो उसको आज तक किसी इंसान ने उसके अंदर कुछ पोल्यूशन नहीं किया है, इंसान से वो दूर है, एकदम प्रिस्टीन है, एकदम प्योर है, ठीक है, और उसका असर डायरेक्टली अंटार्कटिका पे आ जाता है। तो जो भी दुनिया में होता है अंटार्कटिका उसका असर दिखाती है। आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज अपने फ्रेंड्स लोग को सबको शेयर करना। अभी भी हम लोग ने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, प्लीज शेयर करना, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा और ये वीडियो भी हम लोग का ओवर हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा? आदित्य, इज दिस ज़ारा? ज़ारा, आर यू देयर? ये सुरभि लोधी कौन है? यस सर। ओके, चलो, तुमको समझ में आया? वैसे तुम लेट आई थी, वीडियो देख लेना, ठीक है। यस सर। ओके, ये बहुत ही इजी चैप्टर, इसका पीडीएफ हमारे बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप में मैं डाल दे रहा हूँ अभी। उस ऐप में ये पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ में सारा मीनिंग्स लिखा हुआ है, तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत